नागपुर मेरे लिए दीक्षा भूमि का शहर है, धर्म चक्र प्रवर्तन के विचार का शहर है। नागपुर बहुजन आंदोलन का शहर है। नागपुर की उस मूल भावना को दोबारा जिंदा करेंगे और देश नागपुर को केवल आरएसएस के हेडक्वार्टर के रूप में नहीं जानेगा, बल्कि आरएसएस का प्रतिकार करने के हेडक्वार्टर के रूप में जानेगा। बाबा साहब ने बार बार कहा था कि जाति व्यवस्था इस देश में बंधुता स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधक है। आज हम यहाँ नागपुर में एक बहुत ही विशेष स्थिति में मिल रहे हैं। मैं नहीं जानता इस देश में कब तक हम इस तरह की खुली सभाएं कर पाएंगे। ये संभव है कि देश के हालात जिस तरह जा रहे हैं, ये संभव है कि कुछ समय बाद हमें ऐसी मीटिंग हॉल में नहीं, कहीं अंडरग्राउंड बंद कमरे में करनी पड़े। आज सुबह जो दिल्ली में हुआ है, उसके बाद संभव है कि मैं वापस दिल्ली जाऊं और मेरे बारे में भी ऐसी खबर आए। संभव है कि यहां बैठे हुए मंचासीन कुछ साथियों के साथ भी ये हो। हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और हम सब की जिम्मेवारी है कि आज इस देश में जो हो रहा है उसे उसके सर्वांगीणता में समझें, टुकड़ों में नहीं, और उस पर हमारा उत्तरदायित्व हम तय करें कि हमें क्या करना है। क्योंकि इतिहास में कभी कभार ऐसा एक मोड़ आता है जहां आपका छोटे से छोटा निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े बड़े बदलाव कर देता है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं और ये सब बात एक विशेष स्थान पे हो रही है। नागपुर आजकल देश के मीडिया के लिए एक मुहावरा बन गया है। कहते हैं नागपुर से हुक्म आया है, नागपुर ऐसा सोचता है, जिसकी प्रतिक्रिया में हमारे कई साथी भी नागपुर को इसी का मुहावरा बना देते हैं। मेरे मित्र राकेश टिकैत ने कहा, दो तरह का हिंदू है, एक सामान्य हिंदू और एक नागपुर वाला हिंदू। जब भी मैं सुनता हूं मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि नागपुर सिर्फ देश तोड़ने वाले इस परिवार या गिरोह का हेडक्वार्टर नहीं है। नागपुर मेरे लिए दीक्षा भूमि का शहर है। नागपुर धर्म चक्र प्रवर्तन के विचार का शहर है। नागपुर बहुजन आंदोलन का शहर है। नागपुर नए विचार और ऊर्जा का स्थान है। और मुझे विश्वास है कि आज की इस बातचीत से और इसके बाद जो हम अपना काम तय करेंगे उसके आधार पे हम नागपुर की उस मूल भावना को दोबारा जिंदा करेंगे और देश नागपुर को केवल आरएसएस के हेडक्वार्टर के रूप में नहीं जानेगा, बल्कि आरएसएस का प्रतिकार करने के हेडक्वार्टर के रूप में जानेगा। साथियों, आज की कोई भी बात आज सुबह दिल्ली में हुई घटनाओं के बिना शुरू नहीं हो सकती। कल बिहार सरकार ने जाति सेंसस के आंकड़े जाहिर कर दिए। कल दोपहर शाम तक आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में ओबीसी की जनसंख्या 50 या 52% नहीं है, बल्कि 63% है। आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में
उच्च वर्णीय जिन्हें कहा जाता है, सवर्ण हिंदू, उनकी तमाम जातियों की संख्या कुल मिला के बिहार में, जिनके बारे में सारी चर्चा होती है, बिहार की राजनीति में चर्चा क्या होती थी, ब्राह्मण और राजपूत भूमिहार, बीच बीच में कुछ अफसरों में कायस्थ भी आ जाते थे, इन सब लोगों की मिला के जनसंख्या केवल 11.4% है। खतरनाक आंकड़े थे। बवाल शुरू हो गया था। लोगों ने, कुछ समाजशास्त्रियों को ये सब पता था, लेकिन आम जनता को पता लगा, अरे बाप रे इतना है। किसी को हलचल मचनी शुरू हुई। कल रात को जब मैं टीवी पे बहस में आया तो अंग्रेजी के टीवी बहस वाले अत्यंत चिंतित थे कि अरे ये तो पेंडोरास बॉक्स खुल गया, अब पता नहीं इस देश में क्या बवाल हो जाएगा। जब जब किसी की कुर्सी हिलती है तो वो ये नहीं कहता कि कुर्सी हिल रही है, वो कहता है देश हिल रहा है, समाज हिल रहा है। कल रात को ये सब शुरू हो गया था और मैं कल सोच रहा था कि अब इसका क्या जवाब आएगा। अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ तिकड़म तो होगी अब इस देश में, ताकि इस सवाल पे चर्चा ना हो सके। और आज सुबह वो हो गया। आज सुबह दिल्ली के कई वरिष्ठ पत्रकारों को, लेखकों को के घर पे छापा पड़ा। छापे का ऑफिशियल कारण आपको शाम तक बता दिया जाएगा। जैसे इमरजेंसी में छापे पड़ते थे, किसी को कहा जाता था ये डायनामाइट केस में है, किसी को कहा जाता था इसके पास से हथियार बरामद हुए, किसी को कहा जाता था आपने ये कानून का उल्लंघन किया, उसका, ये सब बहाने आपको शाम को टीवी वाले सब बता देंगे। गोदी मीडिया किस काम के लिए, सब आपको शाम को बता देंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभिसार शर्मा, जो रोज इनकी पोल पट्टी खोलता था, उसको पकड़ लिया गया है। सच ये है कि भाषा सिंह, जिसने इस देश के सफाई कर्मचारियों के प्रश्न पे लगातार सरकारों के पाखंड को जाहिर किया है और जाति व्यवस्था के सवाल को बार बार उठाया है, उसको पकड़ लिया गया। सच्चाई ये है कि उर्मिलेश, जो कि बहुजन ओबीसी के प्रश्न को लगातार उठाते रहे हैं, जाति जनगणना के प्रश्न पे एक अभियान चलाते रहे हैं, उनको पकड़ लिया गया। सच्चाई ये है कि परंजय गुहा ठाकुरता, जो कि अडानी के सवाल पे किताब लिख चुके हैं और अडानी का भंडाफोड़ करने पे लगे हैं, उन पे भी छापा पड़ा। पकड़ा गया है नहीं, मैं जानता नहीं, ये सूचना मेरी पर्याप्त भी नहीं है। मतलब क्या? एक तीर से दो शिकार। एक तो जो लोग जाति जनगणना की बहस को आगे ले जा सकते थे, उनका मुंह बंद, और दूसरा, अब अगले 24-48 घंटे इस देश का हर पत्रकार कहेगा अरे पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है, जाति जनगणना का सवाल कहीं गायब हो जाएगा। और जिन कानूनों के तहत इन्हें पकड़ा गया है, अभी कंफर्म होगा शाम तक, लेकिन मेरी सूचना के हिसाब से जिन कानूनों के तहत इन पे केस लगाए गए हैं वो यूएपीए है, जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कानून बना है। पीएमएलए है, जो कि इस देश में स्मगलर मनी लॉन्ड्रिंग करके ना ला सकें, वो कानून लगाया गया है। आप मुझे बताइए, अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है? यही तो इमरजेंसी में होता था। कई वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं। इमरजेंसी में और क्या होता था? किसी को पकड़ लिया, शाम तक चलता, तब कहते थे सीआईए का एजेंट है। अब चाइना चल रहा है। तब होता था, कौन सा था, पब्लिक एक मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब यूएपीए आ गया है, नाम बदल गए हैं, वही काम हो रहा है। आज इस देश में
लोकशाही पर हमला है, उसकी अगर कोई प्रमाण चाहिए था तो आज सुबह स्वयं सरकार ने पकड़ा दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें इसका कोई ना कोई नया प्रमाण मिल जाता है, और अब ये घटनाएं इतनी सामान्य हो गई हैं कि अब हम इसको नोटिस करना भी भूल गए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर एक मेंढक को आप उबलते हुए पानी में डाल दीजिए, वो एकदम जंप करके बाहर आ जाएगा, लेकिन उस मेंढक को आप सामान्य पानी में रख दीजिए और धीरे 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 गर्म करना, आंच पे रख दीजिए, पानी गर्म होगा होगा होगा, उबलने लग जाएगा, मेंढक बाहर नहीं निकलेगा, उबल जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पतीले में बैठे हुए मेंढक को लगता है कि नहीं, अभी तो वैसा ही है टेम्परेचर, अभी तो 1 डिग्री बढ़ा है, नहीं वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। हम लोगों की स्थिति भी उसी मेंढक जैसी है, जिसे रोज सुबह लगता है नहीं अच्छा परसों तो उसे भी पकड़ा था, वैसा ही है कुछ, आज अभिसार को भी पकड़ लिया है, पहले उसका नंबर आया था, दूसरे का नंबर आया था, इत्यादि। ये सब चीज़ें सामान्य लगती हैं क्योंकि हर रोज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, अब पानी उबल रहा है, मेंढक को पता नहीं लग रहा है, लेकिन पानी उबल रहा है। मुझसे पहले कॉमरेड ने कहा कि ये देश का अंतिम चुनाव होगा। मैं आपसे असहमत हूं कॉमरेड, इसलिए कि आप जो कह रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने का 20वीं सदी का मॉडल था। अब लोकतंत्र की हत्या करने का 21वीं सदी का मॉडल आ गया है, बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ, सुंदर सी पन्नी में। इस नए मॉडल में चुनाव बिल्कुल नियमित करवाए जाएंगे, लेकिन चुनाव में सत्ताधारी दल की विजय सुनिश्चित होगी। चुनाव जरूर होंगे। जो हमारे यहां हो रहा है, देखिए 20वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या का मॉडल क्या था कि कोई प्रधानमंत्री आता था, कोई आर्मी का जनरल आता था, टीवी पे रेडियो पे अनाउंसमेंट करता था, कल से मार्शल लॉ लग गया है, सेंसरशिप हो गई है, अब इस देश में ये नहीं चलेगा, कल से आपकी फ्रीडम खत्म, इत्यादि इत्यादि, देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इत्यादि 2-4 बहाने लगा के कहता था कल से ये खत्म। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के 50 देशों में हुआ। ये खुले तौर पे लोकतंत्र की हत्या का मॉडल था। लेकिन 21वीं सदी आते आते दुनिया भर के डिक्टेटर लोग समझदार हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे खुले तौर पे लोकतंत्र की हत्या करने से क्या होता है कि खून हाथ में लग जाता है, गंदा लगता है, हाथ में लगा हुआ खून, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, अब क्यों हाथ को गंदा किया जाए। इसलिए 21वीं सदी का जो मॉडल है वो ये है कि जो लोकतंत्र की हत्या करता है वो सबसे पहले जनता का गुणगान करता है, कहता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हमारे यहां, कहता है लोकतंत्र की जननी हम, कहता है जनता जनार्दन की जय हो, और उसके बाद चाकू लेके लोकतंत्र का एक हल्का सा 1 इंच काटता है, 1 इंच से ज्यादा नहीं काटता एक दिन में। अगले दिन फिर वो मंत्र पढ़ता है, संसद की जय हो, नई संसद, नई इमारत, नई इबारत, 1 इंच और चाकू से काट देता है। फिर तीसरे दिन कहता है मीडिया की स्वतंत्रता बेहद अनिवार्य है, शानदार मीडिया है, मीडिया को जिम्मेवारी से व्यवहार करना चाहिए, फिर 1 इंच और काट देता है। इस तरह से होता है। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, मैं केवल मोदी की बात नहीं कर रहा, रूस में ये हो रहा है, पुतिन जो कर रहा है, तुर्की में एर्दोगन जो कर रहा है, हंगरी में ओरबान जो कर रहा है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक मॉडल हैं ये, और इन पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या कैसे, हाउ टू किल ए डेमोक्रेसी नामक किताब है, और वो भारत के बारे में नहीं है, भारत के बारे में एक शब्द नहीं है उस किताब में। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप तो भारत की कहानी पढ़ रहे हैं।
ये बिल्कुल 21वीं सदी का मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का। और इस मॉडल में कॉमरेड चुनाव करवाना अनिवार्य है। 5 साल में एक बार चुनाव करवाओ, चुनाव को टाइटली मैनेज करो, पहले से सुनिश्चित करो कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत करता है तो उसको चुनाव से पहले उठा के जेल में, और अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करवा दो। वोटर लिस्ट को ठीक मैनेज कर लो और चुनाव के दिन सुरक्षा का ठीक इंतजाम कर दो। और चुनाव अगर इस 5 साल में एक दिन मैनेज करो और उसके बाद बाकी 5 साल की छुट्टी। ये 21वीं सदी का मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, और वो हमारे देश में हो रहा है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है? इसीलिए कि अभी सरकार को 5 साल में 3-4 बार परेशान होना पड़ता है। बीच में कर्नाटका का चुनाव आ जाता है, कर्नाटका के चुनाव में पार्टी हार जाती है, दिक्कत हो जाती है। यूपी का चुनाव आता है, जीत तो जाती है लेकिन उसमें आपको किसान आंदोलन की बात को मानना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो 5 साल में बार बार साहब को जो परेशानी, राजा को जो परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए अब ये फॉर्मूला आया है कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव करो, उसी दिन लोकसभा, उसी दिन विधानसभा, सब टंटा खत्म करो। जितना मैनेजमेंट करना है एक दिन में कर लेंगे, जो हाथ गंदे करने हैं एक दिन हो जाएगा, उसके बाद झाड़ो और 5 साल का टंटा समाप्त। सो मैंने इसलिए कहा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इसका पूरा नाम नहीं है, ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर। इसका फॉर्मूला है, उसके लिए किया जा रहा है सब कुछ। लेकिन मैं लोकशाही की हत्या के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम सब इसके लिए परिचित हैं, हम सब जानते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि आज जो हो रहा है वो केवल लोकशाही की हत्या नहीं हो रही है। जो कुछ हो रहा है उसे सर्वांगीण रूप से हमें देखना चाहिए। लोकशाही की हत्या से एक कदम आगे है संविधान, जिसका आपने जिक्र किया, संवैधानिक ढांचे की हत्या। लोकशाही की हत्या इस देश में पहली बार नहीं हो रही है। इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 से 1977 तक, वो लोकशाही की हत्या थी इस देश में। वो तो पता नहीं क्यों 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि वो चुनाव जीत जाएंगी। इंदिरा गांधी की गलती से देश बच गया, उन्होंने चुनाव करवा दिया, हार गई, देश बच गया। लेकिन आज जो हो रहा है वो केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं है, आज उससे कहीं बड़े और गहरे संकट में हम हैं। आज संवैधानिक ढांचे को समाप्त किया जा रहा है। उस संवैधानिक ढांचे के 3-4 स्तंभ हैं जिनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। वो जिनका जिक्र हमने अभी किया जब हमने प्रस्तावना पढ़ी, उद्देशिका संविधान की पढ़ी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म या डाइवर्सिटी कह लीजिए। ये 4 स्तंभ हैं जिन चारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। सेकुलरिज्म, आप इसे धर्मनिरपेक्षता कहें, पंथ निरपेक्षता कहें, कम से कम एक सिंपल बात थी, इस देश में किसी एक धर्मावलंबियों का बोलबाला नहीं होगा। इस देश में कोई नहीं कह सकता कि मैं मकान मालिक हूं, तुम बाकी लोग किराएदार हो। मोटी भावना ये, अब इसका आप जो शब्दावली बना लीजिए, है ना। आपका जो भी मत हो, धर्म हो, पंथ हो, उपासना की जो पद्धति हो, जो मर्जी हो, आप सब इस देश के मालिक हो, कोई किराएदार नहीं है इस देश में। ये मूल भावना थी उसकी। आज क्या हो रहा है? सच ये है कि इस देश के 99% लोगों के लिए इस देश का संविधान बदल चुका है, क्योंकि संविधान वो नहीं होता जो कि सुप्रीम कोर्ट मानता है। 99% लोगों के लिए संविधान वो है जो पड़ोस के थाने का थानेदार मानता है। थाने में आप गए, आप
पूजा करने निकले, आप कोई अपना मुहर्रम का प्रोसेशन लेके निकले, आपको रोक दिया, कहा वापस जाओ। कहाँ जाएंगे? थानेदार के पास। थानेदार कहते चुप रहो बेकार में, अपने घर में रहो, नहीं तो ठीक कर देंगे। 99% लोग उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। उनका संविधान तो बदल चुका है इस देश में। अगर आपका नाम जतिन है तो आपको थाने में एक ट्रीटमेंट मिलेगा, आपका नाम जावेद है तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट मिलेगा। इतना तो इस देश का संविधान ऑलरेडी बदल चुका है और अब उसे औपचारिक रूप से बदलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष लिखकर कह चुका है, आर्टिकल लिख के कह चुका है कि अब इस संविधान को बदलने की जरूरत है, इस संविधान का काम पूरा हो गया है और उस पर कोई सरकार की तरफ से टिप्पणी नहीं आई है। अगर कोई सरकार का अफसर ऐसी बात कहे जो सरकार के मूल विचार से भिन्न हो, अगले दिन कान पकड़ के उसको कुर्सी से उतार दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ये इसके व्यक्तिगत विचार थे, सरकार का कोई मतलब नहीं है, इनको कुर्सी से हटा दिया गया है। वो जनाब आराम से कुर्सी पे हैं। सरकार की, इसका मतलब है सरकार की तरफ से इस विचार को धीरे धीरे प्रसारित किया जा रहा है संविधान बदलने के। सोशलिज्म, सच ये है कि इस देश में कभी सोशलिज्म था नहीं। सोशलिज्म का नाम था, सोशलिज्म था नहीं, तो फिर सोशलिज्म को क्यों हटाया जाएगा? इस देश में सोशलिज्म का ढकोसला था। सोशलिज्म के नाम पे अगर आप कंपनियों को लाते थे तो आपको साथ में एक मनरेगा भी देना पड़ता था, उसको संतुलित करने के लिए कुछ करना पड़ता था। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर आजकल बाजार वगैरह में होता है ना, कोई बड़ी कंपनी साधारण सी चीज का दाम, मोबाइल फोन का दाम बढ़ा के 20,000 रुपए कर देती है और फिर कहती है आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे इस पे। यही इस देश का सोशलिज्म था कि वो 10-15% डिस्काउंट दे देते थे बीच बीच में। अब सोशलिज्म हटाने का मतलब है कि अब वो डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी अब खत्म हो गया है। फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, उसके विरुद्ध संघ परिवार पहले दिन से है। इस देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस देश की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की बताई तो उन्होंने इसमें फेडरलिज्म को शामिल किया। ये फेडरलिज्म शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं उनमें से फेडरलिज्म एक है। राज्य की अपनी अलग सत्ता होगी, केंद्र सरकार की अपनी अलग सत्ता है, उसको अलग अलग तरीके से समाप्त किया जा रहा है। आपके यहां पता नहीं हुआ या नहीं, पश्चिम बंगाल में परसों राज्यपाल ने तय किया कि गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वहां की राज्य सरकार ने कहा लेकिन ये तो हमारे विश्वविद्यालय हैं, हम आपको बताएंगे किसे अपॉइंट करना है। राज्यपाल ने कहा छोड़िए, आरएसएस से लिस्ट आई और राज्यपाल ने उन लोगों को बंगाल सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति आरएसएस की रिकमेंडेशन के आधार पे गवर्नर ने सीधे कर दी। अब देखते रहिए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, करते रहिए। यही नहीं, बंगाल के गवर्नर ने राज्यपाल के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो स्थापित किया है। माने गवर्नर एक अलग सरकार चला रहा है वहां पे, एक ममता बनर्जी की सरकार है और एक गवर्नर की अपनी सरकार है। यह सब शुरू हो चुका है। संघीय व्यवस्था को समाप्त करने का तरीका है। और सोशल जस्टिस, ये सारा जो उठापटक कल से हो रही है वो इसलिए है कि सामाजिक न्याय की आवाज ना उठ सके। अंततः, और मैं थोड़ी देर में उस पर आऊंगा, अंततः ये सारा खेल इस देश में एक खास तरह की आर्थिक व्यवस्था,
एक नंगी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था और चतुर्वर्ण व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास है। राजनीति इस वक्त इन दोनों चीजों को ढकने का एक तरीका है। इस देश में लोकशाही और संविधान पे हमला केवल किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति के अहंकार से नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक डिजाइन है। सामाजिक और आर्थिक कुछ एक नई व्यवस्था को लाने के लिए उसको राजनीति से ढका जा रहा है। राजनीति का काम एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संपुष्ट करना है। यह हो रहा है इस वक्त। तो मैंने कहा कि लोकशाही का सिर्फ हत्या नहीं हो रही, पूरे संवैधानिक ढांचे को बदला जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इससे भी आगे हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त भारतीय गणतंत्र की हत्या हो रही है। अब गणतंत्र और लोकशाही में क्या अंतर है, हम सामान्यतः आजकल नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि दोनों एक ही शब्द है। पॉलिटिकल साइंस की किताब में बताया जाता है कि जिस लोकशाही में कोई राजा नहीं होता उसको गणतंत्र कहा जाता है। यह पर्याप्त नहीं है। गणतंत्र का बहुत गहरा अर्थ है और इसलिए बाबा साहेब के आग्रह पे हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में दोनों शब्दों का अलग अलग जिक्र हुआ है, गणतंत्र भी और लोकतंत्र भी। गणतंत्र इससे कहीं आगे की चीज है। गणतंत्र मतलब एक गण, जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक समुदाय जिसका एक विचार है, जिसका एक सपना है, जिसके आधार पर वो एक पूरा समुदाय काम करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुता, जिसको हम आमतौर पे पढ़ के भूल जाते हैं। और 20वीं सदी के भारत में केवल बाबा साहेब थे जिन्होंने बार बार इस शब्द को रेखांकित किया, फ्रेटर्निटी, बंधुता। बाद में उन्होंने कहा जो मैत्री की अवधारणा है बौद्ध धर्म दर्शन में, मित्र, उससे जुड़ी हुई है ये बात। मतलब कि कोई भी देश तब बनता है जब उसमें एक होने का भाव हो, एक विचार हो, एक तरह की समझ हो, एक दृष्टि हो। और आज जो सबसे बड़ा हमला है वो केवल लोकशाही पे नहीं है, वो केवल संवैधानिक ढांचे पे नहीं है, वो इस देश के अस्तित्व पे हमला है। ये देश एक देश के रूप में रहे, एक भारत एक भारतीयों का समुदाय रहे। बाबा साहब ने बार बार कहा था कि जाति व्यवस्था इस देश में बंधुता स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधक है। आज इस देश में गण जो है वो गण को ही छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है। और अगर वो टूट गया तो उसके बाद लोकशाही का, संविधान का कोई मतलब नहीं बचता है। और अगर आप उसका नमूना देखना चाहें तो अभी मैं जो लिंचिंग चल रहा है उसकी बात नहीं करूंगा, माइनॉरिटीज पे जो हमला चल रहा है उसकी बात नहीं करूंगा। आपको मैं मणिपुर लेके चलूंगा। मणिपुर में जाके देखिए गणतंत्र की हत्या का क्या मतलब होता है। पता नहीं कितनी समाचार आजकल टीवी और अखबार में आते हैं। इस देश का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी भी इतना ही जानता है कि मणिपुर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, और वहां के दो समुदायों में आपस में झगड़ा चल रहा है, हिंसा चल रही है। हम इतना ही जानते हैं। लेकिन केवल ये नहीं हो रहा मणिपुर में। मणिपुर में जो हो रहा है उसको केवल और केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है गृह युद्ध। सिविल वॉर चल रहा है इस वक्त मणिपुर में। और सिविल वॉर का मतलब होता है
जब किसी देश प्रदेश के दो हिस्से एक दूसरे के विरुद्ध सिर्फ झगड़ा, सांप्रदायिक दंगा, ये सब नहीं, जब एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए पूरे युद्ध में लग जाते हैं, इस वक्त मणिपुर में वो चल रहा है। झगड़े दंगों में छोटी मोटी चीजें होती हैं, यहां दोनों के पास बंदूकें हैं, लाइट मशीन गन है, AK-47 है, दोनों पक्षों के पास। दोनों ने बंकर बना रखे हैं जैसे युद्ध में बनते हैं, और दोनों पक्षों के बीच में विभाजन की रेखा है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त चेकिंग होती है, जैसे वीजा की चेकिंग होती है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, और उसको डिफेंड करने के लिए वहां पे पुलिस और आर्मी की भूमिका इस वक्त वहां ये है कि वो दोनों गृह युद्ध में लगे हुए दोनों पक्षों ने जो बॉर्डर बनाया है, उस बॉर्डर की रक्षा करना पुलिस और आर्मी का काम है और कुछ नहीं। स्थिति ये है कि मणिपुर की गवर्नर जब इंफाल से दूसरे इलाके तक जाती हैं तो एक ड्राइवर और स्टाफ उनको बॉर्डर तक लेके जाता है। बॉर्डर पे वो ड्राइवर और स्टाफ उतर जाता है, उधर से दूसरा ड्राइवर और स्टाफ आता है जो उनको आगे लेके जाता है। ये आज की स्थिति है मणिपुर में। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में ये नहीं होता। स्थिति ये है कि इस वक्त सैकड़ों लाशें दोनों तरफ पड़ी हैं। इधर के लोग कहते हैं कि हमारी लाशें दो, तो वो कहते हैं तुम हमारे वाली लाशें दो। युद्ध और एक दूसरे पे फायरिंग सिर्फ दो समुदाय नहीं कर रहे हैं, आर्मी और पुलिस के बीच में फायरिंग हो रही है। ये सब बातें रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं। माने जो श्रीलंका में हुआ था वही सब यहां हो रहा है। गृह युद्ध है और इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, देश की एकता के लिए इतने व्यग्र, चिंतित, एक शब्द नहीं बोलते इसके बारे में। और ये सारा अपने आप हो नहीं रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये प्रायोजित है। इसके पीछे अफीम की स्मगलिंग के हजारों करोड़ रुपए का खेल है, जिस खेल में आरोप यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री और उनके नजदीकी लोग इस खेल में शामिल हैं। ये वो खेल है और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्र की जो भी अवधारणा हो, राष्ट्रवाद का जो भी अर्थ हो, कम से कम ये अर्थ तो होगा कि मेरे देश में अगर दो लोगों में झगड़ा है तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूं। राष्ट्रवाद में आप चीन पाकिस्तान से झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे, चलिए इस पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपके घर में अगर दो लोग एक दूसरे से बंदूक लेके लड़ रहे हो, आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये राष्ट्रवादी हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी का झगड़ा है, प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी बनती है? कर्नाटका तमिलनाडु के लोगों को साथ बैठाए, भाई इसमें काहे को झगड़ा कर, ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं जानबूझ के हिंदू मुसलमान को अभी अलग रख रहा हूं, ये तो हिंदू हिंदू का झगड़ा है ना, जो भी दो राज्यों का झगड़ा है। तमिलनाडु की बीजेपी कहती है कि तमिलनाडु सही है, कर्नाटका की बीजेपी कहती है कर्नाटका सही है, प्रधानमंत्री मौन है। हरियाणा और पंजाब में पानी का मसला है, मुसलमान तो किसी तरफ नहीं है, दोनों तरफ हिंदू हैं, दोनों तरफ सिख हैं। पंजाब की बीजेपी कहती है, बीजेपी एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा की बीजेपी कहती है जान दे देंगे, पानी लेके रहेंगे। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई? ये तो घर में आग लगा के, हमारे तो कहते हैं घर फूंक तमाशा देख, घर को फूंक के तमाशा देख, लेकिन ये तमाशा देखने वाले आदमी नहीं है, मुहावरा ठीक नहीं है। ये है कि घर को जला के उस पे रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं ये लोग।
चुनाव की रोटी सेकना। आप मुझे बताइए, अगर मेरे घर में कोई मुझ में और मेरे भाई में झगड़ा करवाने आए तो मेरी मां क्या कहेगी? मेरी मां कहेगी, बेटा ये आदमी ठीक नहीं है, इसको बार बार घर में मत आने दिया करो। अगर वो आके मेरे और मेरे भाई के बीच में मारपीट करवा दे तो मेरी मां क्या कहेगी? कान पकड़ के उस आदमी को घर से बाहर निकालेगी, कहेगी आगे से मेरे घर मत आना, तू मेरे घर में आके फूट डलवा रहा है। ये आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या भूमिका है इनकी? दिन रात देश में हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना, दिन रात हिंसा करवाने की साजिशें करवाना, दिन रात कहीं ना कहीं सिर फुटअव्वल हो, कहीं दंगा हो, इसकी साजिश करना। भारत मां के 2 बेटों में जो दिन रात झगड़ा करवाए वो भारत मां का भक्त हुआ कि भारत मां का दुश्मन हुआ? ये दिन रात टीवी पे बोलते हैं देशद्रोही देशद्रोही। मैं पूछता हूं, इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है? इससे बुरा काम तो पाकिस्तान की फौज नहीं कर सकती, चीन की पूरी फौज ये काम नहीं कर सकती जो आरएसएस वाले करवा रहे हैं। चीन की हिम्मत नहीं कि इस पूरे देश में घर घर में आग लगा दे। ये काम आरएसएस वाले कर रहे हैं। इसलिए संघ परिवार को मैं देशद्रोही मानता हूं। और ये बात नागपुर में कहने की जरूरत है। ये देशद्रोह है। सबसे बड़ी गद्दारी तो ये है। क्या चीन करेगा, क्या पाकिस्तान करेगा, क्या सीआईए करेगी, क्या कनाडा करेगा? कुछ नहीं। उससे वो पता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो सारे मिलके इस देश का जितना नुकसान नहीं कर सकते उतना नुकसान तो ये संघ परिवार कर रहा है इस देश का। एक सप्ताह पहले इस देश की संसद में जिन शब्दों का व्यवहार हुआ, रमेश बिधूड़ी नामक एक एमपी ने एक दूसरे एमपी को गाली दी। सवाल कोई व्यक्तिगत गाली गलौज का नहीं था, उसने एक समुदाय को गाली दी। भारत की संसद में पिछले 70 साल से अच्छे वक्ता भी हुए हैं, बुरे वक्ता भी हुए हैं, महान बातें भी हुई हैं, असंसदीय बातें भी हुई हैं, गाली गलौच भी हुआ है, लेकिन इतना नीचे स्तर पे बातचीत इस देश की संसद में पिछले 70 साल से कभी नहीं हुई है। तो लोग कहते हैं रमेश बिधूड़ी ने बहुत बुरा काम किया। मैं कहता हूं इस बेचारे को तुम क्यों दोष देते हो? अरे ये तो शब्दों से लिंचिंग कर रहा है, बाहर सड़क पे तो फिजिकल लिंचिंग हो रही है। ये तो सिर्फ शब्दों के बाण छोड़ रहा है, बाण छोड़ रहा है। इनका मंत्री बाहर जाके सड़क पे बोलता है गोली मारो के नारे लगवाता है। यहां तो धर्म संसद के नाम पर लाखों मुसलमानों का कत्ल कर देने का आह्वान किया जाता है और इस देश का कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करता इनके बारे में। और यहां तो प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानता है लोगों को। जब ये सारा जहर पूरे समाज में फैलता है तब उस जहर की 1-2 बूंद संसद के भीतर आती है। इसलिए मैं कहता हूं इस वक्त केवल लोकशाही को नहीं तोड़ा जा रहा, केवल लोकशाही की हत्या नहीं हो रही, केवल संविधान के ढांचे को नहीं तोड़ा जा रहा, इस वक्त भारतीय गणतंत्र के गण को समाप्त किया जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। और गण एक बार टूट जाए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मणिपुर में जो हो रहा है, आज सुबह ही किसी से बात हो रही थी, महिला से, वो मणिपुर से आई हैं, वो कह रही थी योगेंद्र जी कुछ कीजिए। मैंने कहा भैया मैं जरूर कुछ करूंगा, लेकिन ये जो मणिपुर में हो रहा है आज, ये अगले 25-50 साल तक इसको सुलझाना अब बहुत कठिन काम है। ऐसा काम कर रहे हैं ये। श्रीलंका में जो हुआ, यही काम श्रीलंका में हुआ था।
श्रीलंका दक्षिण एशिया का सबसे सुंदर, सबसे संपन्न देश हुआ करता था। और वहां इसी तरह की राजनीति ने, यही वहां हुआ था कि श्रीलंका में रहना है तो सिंहला बोलना होगा। वहीं से सारा शुरू हुआ था, श्रीलंका में आग लगना। और आज श्रीलंका कहने को एक देश है, वास्तव में दो देश बन चुके हैं उसके अंदर। मणिपुर आज कहने को एक राज्य है, दो राज्य बन चुके हैं उसके अंदर। और यही बात जो श्रीलंका इस वक्त मणिपुर में हो रहा है, वो झांकी है पूरे भारत के भविष्य की, अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो। आज हम उस स्थिति में आ गए। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व बनता है? एक दीर्घकालिक दायित्व, एक अल्पकालिक दायित्व। दीर्घकालिक दायित्व क्या है? दीर्घकालिक दायित्व है कि हम एक वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक लंबी लड़ाई की तैयारी करें। क्योंकि एक बार इस तरह की ताकतें देश में आ जाती हैं, वो रातों रात समाप्त नहीं होती। अब आपको अगले 20, 25, 50 साल की लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बिल्कुल देश की आज़ादी का एक दूसरा संग्राम है, जिसमें न जाने कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितने लोगों को सब कुछ, अपना कैरियर, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ये विचार की लड़ाई है, ये संस्कृति की लड़ाई है। इसके बारे में आज मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इसलिए कि इस सांस्कृतिक वैचारिक लड़ाई के लिए हमें नए सांस्कृतिक वैचारिक औजार बनाने होंगे। और कुछ औजार जो हमारी जेब में थे और चले गए हैं, उनको दोबारा हासिल करना होगा। 3 औजार थे जो हमारी टेबल पे पड़े हुए थे, हमने उठा के बीजेपी की थाली में रख दिए हैं। उनको वापस उनकी थाली से लेना होगा। पहला है राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सब लोगों का राष्ट्रवाद है। आरएसएस, बीजेपी ने एक बूंद खून इस राष्ट्रवाद में नहीं लगाया, और ये आज ठेकेदार बन के बैठे हुए इस राष्ट्रवाद के। क्यों? हमारी कमी की वजह से। हमने अपने घर की संपत्ति दूसरे की थाली में रख दी, इस वजह से बने हुए। इनकी हिम्मत देखिए, भगत सिंह का नाम लेते हैं। अरे तुम भगत सिंह का नाम लेते हो? भगत सिंह ने जो इन सांप्रदायिक लोगों के बारे में बोला था, अगर वो दुनिया को पता लगे तो कमजोरी तो हमारी है ना। हम भगत सिंह के विचारों को नहीं पहुंचा सके, इसलिए इनकी हिम्मत हो रही है नाम लेने की भगत सिंह का। तो राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हिंदू धर्म, ये 3 ऐसी संपत्ति हैं जिनको हमने अपने हाथ से फिसल की जाने दिया और इनकी थाली में उठा के रख दिया। ये लंबी चर्चा का विषय है, आज मैं नहीं करूंगा। इन तीनों को वापस छीनना होगा इनसे, और अपने नए औजार विकसित करने होंगे। एक सामाजिक न्याय का, और दूसरा इस देश में आर्थिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष का। इन 5 से हम वापस ये लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है, देखिए, इसमें कोई मुगालता हमें ना हो। अब ये जो हैं अगले 25-30 साल तक, 50 साल तक यहां रहेंगे, इनसे लड़ना पड़ेगा। ये तो दीर्घकालिक हमारा उत्तरदायित्व है, दीर्घकालिक लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई का एक अल्पकालिक लक्ष्य भी है। अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? 2024 का चुनाव। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं है। कृपया ये मत समझिए कि आपके एमपी चुनने के लिए, संसद, लोकसभा चुनने के लिए चुनाव है, ये नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। उतना ही महत्व है। 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकला तो समझिए बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ से निकला।
बिल्कुल स्पष्ट है इस वक्त। कोई इसके बारे में मुगालता मत रखिए, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ बना लिया गया है। अब केवल 2024 पूरा होने का इंतजार है, और उसके बाद मैं नहीं कह रहा पूरे संविधान को कूड़ेदान में फेंक देंगे, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस 4 शब्द प्रस्तावना में से निकलेंगे, उसमें सनातन या ऐसा कोई शब्द जुड़ेगा, 4-5 फंडामेंटल राइट को बदलना पड़ेगा, और 2-4 ये जो 1 कंट्री 1 इलेक्शन जैसा 42वां संशोधन हुआ था इस देश के संविधान में, ऐसा ही कुछ संशोधन किया जाएगा जिससे पूरा संविधान बदल जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अल्पकाल में उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आजकल ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं ना, नागपुर में भी मैंने देखा है बड़े फ्लाईओवर होते हैं। फ्लाईओवर पे चढ़ने ही आपको लगता है कि चढ़ें या ना चढ़ें, क्योंकि अगर गलत फ्लाईओवर पे चढ़ गए तो फिर गाड़ी 6-7 किलोमीटर तक कोई आपको यू टर्न नहीं मिलता, फिर गाड़ी चले ही जाएगी गलत दिशा में। आज देश बिल्कुल उसी मोड़ पे खड़ा है। एक गलत फ्लाईओवर पे 2024 में अगर चढ़ गए, 20 साल तक कोई यू टर्न नहीं मिलेगा इस देश को। मैं सोच समझ के कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ये मत समझिए कि ये गलती है 5 साल में सुधार लेंगे, नहीं, 20 साल के लिए फिर कोई यू टर्न नहीं है इसके बाद। इसलिए अल्पकालिक उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, गणतंत्र विरोधी बीजेपी आरएसएस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाना इस देश का सर्वोपरि लक्ष्य है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के सत्ता में हटने से इस देश में सेकुलरिज्म वापस आ जाएगा। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि चतुर्वर्ण लाने की सारे षड्यंत्र रुक जाएंगे, नहीं, इन सब के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हो सकता है जो दूसरी सरकार आए उससे भी लड़नी पड़ेगी, सब होगा। लेकिन लड़ाई करने के लिए जमीन चाहिए ना। आज तो वो जमीन बचाने की लड़ाई है। भाई बस के अंदर घुसें ना घुसें, पहले बस बंबई की बस के अंदर होता है ना, बंबई की ट्रेन में भी होता है, पांव रखने की जगह तो पहले मिले, पहले पांव रखें, हैंडल पकड़ें, उसके बाद बाकी कुछ करेंगे। आज वो लड़ाई है कि आप पांव रख के हैंडल पकड़ पाएंगे कि नहीं। लड़ना तो उसके बाद होगा ही होगा, लेकिन लड़ाई लड़ने की जगह बचाने की लड़ाई है। 2024 कोई सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए राजनीति के सामान्य धर्म को बाजू में रख दीजिए। राजनीति का सामान्य धर्म क्या होता है? किंतु परंतु का। पार्टी तो ठीक है, उम्मीदवार ठीक नहीं है। उम्मीदवार तो अच्छा है, लेकिन इसकी पार्टी ने 15 वर्ष पहले ये किया था, देखिए तो 30 साल पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किया था। आज ये सब सोचने का समय नहीं है। सब किंतु परंतु को आप उठा के अपनी जेब में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए। किंतु परंतु का समय हट चुका है। जब घर में आग लगी हो तो केवल 2 ही पार्टियां दिखती हैं। एक पार्टी वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही हो, और दूसरी पार्टी वो जो पानी की बाल्टी लेके आई हो। पानी की बाल्टी का रंग लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है, कल तक मेरा और उसका झगड़ा था, बातचीत हमारी नहीं होती थी, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे घर में आग लगी है, जिसकी बाल्टी का रंग मुझे पसंद नहीं है और जिससे मेरी बातचीत नहीं होती, अगर वो पानी लेके आ रहा है, उस दिन वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, उसको मैं गले लगाऊंगा और उसके साथ मिलके आग बुझाऊंगा। आज वही क्षण है इस देश में। इसलिए बीजेपी आरएसएस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जनता को इकट्ठा करके हराना, मगर हराने का काम काफी नहीं है। लोग पूछते हैं भैया हराने की बात मत बताओ, मुझे कहो किसे जिताना है, वोट किसे देना है, साफ बोलो ना। पहले दुविधा थी हमारे मन में,
लेकिन जब से ये इंडिया अलायंस बना है, ये दुविधा भी हमारी समाप्त हो गई है। जैसा भी है, अब एक विकल्प है। आज से 1 वर्ष पहले अगर बात होती थी तो लोग कहते थे बीजेपी के विरुद्ध सामने है कौन जी, कोई नहीं है, ये तो सब बटे पड़े हैं, देखना ये एक कमरे के अंदर बैठ भी नहीं सकते। कहते थे 24 का इलेक्शन तो हो गया जी, अब 29 की बात करो, उससे पहले तो मोदी का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पिछले 1 वर्ष में मिजाज बदला। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से देश का मिजाज बदला। उस यात्रा से लोग पूछते हैं कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, राहुल गांधी को क्या फायदा हुआ। मैं कहता हूं मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पूछिए कि देश को क्या फायदा हुआ। देश को फायदा यह हुआ कि इस देश को एक बार दोबारा आशा की किरण दिखाई दी। इस देश में दोबारा से मोहब्बत जैसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हुआ और इस देश में अडानी का नाम लेने की हिम्मत आई किसी की। ये फायदा है। तो मिजाज बदला। उसके बाद इंडिया कोएलिशन बना, इंडिया गठबंधन बना। लोगों ने पूछा जी इससे क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता इससे क्या फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी वाले लोग जैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे तो बहुत फायदा हुआ। आप समझिए, तो जब से इंडिया गठबंधन बना है ये कहते हैं कि देश का नाम इंडिया नहीं है। मेरी और अगर जावेद भाई की लड़ाई हो जाए और अगर समझिए मेरे पिताजी का नाम जावेद है और अगर जावेद भाई से लड़ाई होने के बाद मैं कहूं नहीं मैं अपने बाप का नाम बदलूंगा, इसका मतलब है कि मैं इनसे बहुत डरा हुआ हूं ना, है ना। ये यही इनके साथ हो रहा है। बीजेपी के अपने संविधान में देश का नाम लिखा हुआ है, अंग्रेजी के संविधान में इंडिया। इंडिया शाइनिंग किसने शुरू किया था? बीजेपी ने। इंडिया स्टार्टअप किसने शुरू किया? बीजेपी ने। 50 प्रोग्राम बनाए हैं, इंडिया ये इंडिया वो। और आपने पता नहीं वीडियो देखा या नहीं, उसमें मोदी जी कह रहे हैं, 4 साल पहले का वीडियो है, मोदी जी कहते हैं मैं कहूंगा जीतेगा, आप बोलिएगा इंडिया। मोदी खुद कह रहे हैं और आज कहते हैं इंडिया है ही नहीं, देश ही नहीं है, देश का नाम बदल देंगे। मतलब इतनी तकलीफ है, इसका मतलब है तीर निशाने पे लगा है। तो इंडिया ने क्या किया है मुझसे मत पूछिए, बीजेपी वालों को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो किया है। परेशान तो हैं, मगर क्या इतने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। इंडिया अपना काम करे, गठबंधन करे, वोट सीट शेयरिंग करे, वो सब होगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, खुल के बताऊं, कैमरा के सामने बोल रहा हूं, केवल इंडिया गठबंधन बनने से और इनकी सीट शेयरिंग हो जाने से काम नहीं बनेगा। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनमें आपस में खींचतान है। कल वर्धा में मैं था तो पत्रकार परिषद में किसी ने पूछा, सर आप इंडिया का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इनके दलों में तो कुछ आपसी मनमुटाव है। मैंने कहा भैया सच बात है, इनमें मनमुटाव है, लेकिन आप तो वर्धा के पत्रकार हैं ना। नागपुर में बीजेपी के 2 बहुत बड़े लीडर रहते हैं, सुनते हैं उनमें भी मनमुटाव है। उन्होंने कहा है तो सर। मैंने कहा सुनते हैं नागपुर और दिल्ली में भी मनमुटाव है। कहते हैं साहब वो भी है। मैंने कहा फिर ये राजनीति में सब जगह होता है, अगला सवाल पूछिए आप, है ना। तो ये तो है, लेकिन सच ये है कि अगर इंडिया गठबंधन वोट का, सीट का सारा काम अपना कर दे, बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट हर तरफ दे दे, क्या केवल उतने भर से बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं होगी। मैंने कई सालों चुनाव का गणित किया है, मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी 2024 में हार सकती है। बिल्कुल गणित के आधार पे कह रहा हूं, यहां पे पूरा गणित बताऊंगा नहीं, केवल आपको इतना बता दूं, आप अपने मन में गणित ये कर लेना।
ऐसे कितने राज्य हैं? 2019 में बीजेपी को किस राज्य में कितनी सीटें मिली? फिर आप एक लिस्ट बनाना, ऐसे कितने राज्य हैं जहां बीजेपी की सीटें जो 2019 में मिली थी उससे अधिक आ सकती हैं। लिस्ट बनाने की कोशिश करना, शायद एक भी राज्य नहीं मिलेगा आपको। गुजरात में 26 में से 26, राजस्थान में 25 में से 24 जमा 1 25, मध्य प्रदेश में 28 में से 27, झारखंड में 14 में से 11, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, महाराष्ट्र में 48 में से 41, बिहार में 40 में से 39। कहां बढ़ेगी? कर्नाटका में 28 में से 25। कहां बढ़ेगी? सूची बनाना आप। फिर एक दूसरी लिस्ट बनाना, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी की सीट 2019 की तुलना में तो घटेगी ही घटेगी। आप ये दोनों सूची बना लेना, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष है वो सच्चा निष्कर्ष है। मैं इसमें आपसे तर्क नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा। ये दोनों लिस्ट बनाते ही आपको पता लग जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल 303 सीट हैं। आप गणित कर लेना, जो हर व्यक्ति का गणित है वो सच्चा गणित है, मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। आप करके देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि दिल्ली वाले क्यों हिल रहे हैं इस वक्त। क्योंकि उन्हें भी गणित करके देखा हुआ है, उन्हें भी पता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। बीजेपी हार सकती है, लेकिन हारी हुई है ये मत मान लीजिएगा। आप सब जानते हैं 2019 से पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। कुछ लोग कहते हैं करवाई गई थी और कुछ लोग कहते हैं कि 2024 से पहले भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कहते हैं करवाई जा सकती है। मैं नहीं जानता, ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसलिए आप अभी से मान के मत चलिए कि बीजेपी हार गई है। हार सकती है, हार गई नहीं है। तो फिर क्या होगा? जो सकती है उसको गई में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? हम सब लोग करेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाना केवल 28 पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। इंडिया कोएलिशन अपना काम करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, मध्यम करेगा, जैसा करेगा करेगा। उनका अपना स्वार्थ भी जुड़ा है, इसलिए करेंगे, वो करें। लेकिन इस देश में बच्चे सिर्फ इंडिया कोएलिशन के नेताओं के नहीं पलेंगे, आपके मेरे बच्चे भी इसी देश में रहेंगे। बीजेपी को हराने की गर्ज सिर्फ उनकी नहीं है, उनसे ज्यादा गरज मेरी और आपकी है। हमें इस देश को ऐसा बनाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और उसकी बेटी ऐसे देश में पले जहां सड़क पे औरत के कपड़े उतारे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता एक देश जिसमें प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानता हो। मैं नहीं चाहता ऐसा देश जिसमें AK-47 दोनों तरफ से चल रही हो, जैसे अफगानिस्तान में चलती थी। इसलिए मेरी गरज है। लोग मुझसे कहते हैं, लीजिए आप सब लोग चल के इनका सहयोग कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता ये कैसे हैं, मुझे इन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं जानता, मुझे इनकी ज़रूरत है। मुझे इस देश को बचाना है। हम सब की आज ये गरज है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैंने कहा गणतंत्र पे खतरा है। जब किसी देश में छोटा खतरा होता है, छोटी समस्या होती है, पुलिस उसको सुलझा देती है। उससे बड़ी समस्या होती है, सरकार उसे सुलझा सकती है। उससे बड़ी समस्या हो, सरकार नहीं सुलझाना चाहे तो आप संसद में जाते हैं। संसद समस्या का हिस्सा बन जाए तो फिर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं। लेकिन जब जब गणतंत्र को बुनियादी संकट आता है तो ना पुलिस आपकी मदद कर सकती है, ना सरकार आपके साथ खड़ी होगी, ना संसद आपके साथ खड़ी होगी, और ईमानदारी से बताऊं कोर्ट कचहरी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अंततः रिपब्लिक को बचाने का काम दुनिया में हमेशा एक ही ताकत ने किया है, और वो कौन है?
पब्लिक। रिपब्लिक को पब्लिक बचाती है और कोई नहीं बचाता। हमें करना होगा ये काम। आज हम सब की जिम्मेवारी है। हमें अगले 6-8 महीने तक सब ताकत लगा के कुछ करना है। आप हो सकता है कहें हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े पैसे। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। इस देश में आरएसएस बीजेपी का मुकाबला करने की ऊर्जा, उसका विचार, उसका कैडर जितना इन 28 पार्टियों के पास है उससे ज्यादा इनके बाहर है। वो तमाम छोटी पार्टियों में है, किसान आंदोलन में है, मजदूर आंदोलन में है, महिलाओं के आंदोलन में है, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, बहुजन आंदोलन, ह्यूमन राइट एजिटेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस देश में और खास तौर पे महाराष्ट्र में जितने आंदोलन हैं, अगर उन आंदोलनों की ऊर्जा को, पूरी ऊर्जा को भी नहीं, उसका 50% भी अगर आप इकट्ठा कर दें तो आरएसएस बीजेपी भागते हुए दिखाई देंगे आपको। याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में जब जब किसी भी ताकत ने, जब जब किसी ने भी जम के इनका मुकाबला किया है, जब किसी ने कह दिया ना कि हां आ जाओ देखता हूं मैं, ये काम किसने किया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था, और उसके बाद किसान आंदोलन ने किया था। और हर बार बीजेपी की हार हुई है। हार ही नहीं, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है। ऑर्डिनरी डिफीट ने घुटने टेक दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। हमने खामखा इनको राक्षस बना रखा है। अरे राक्षस नहीं है, जोकर हैं। जोकर को जोकर की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये भागेंगे। हमें आज इस देश में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है। दिक्कत सिर्फ ये है कि देश तोड़ने वालों ने अपनी मुट्ठी कसी हुई है और देश जोड़ने वालों की 5 उंगलियां 5 दिशा में हैं। बस हमें ये करना है, और यही संकल्प लेके भारत जोड़ो अभियान में हम लोग जुड़े हैं। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं। स्वराज इंडिया उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। लोग मुझसे पूछते हैं जी आपकी पार्टी का क्या हुआ, आप कांग्रेस में शामिल हो गए हो? मैं कहा नहीं भैया, मेरी पार्टी है। लेकिन आज मेरी पार्टी अगर ये कहे कि मेरी पार्टी को 2 टिकट मिल जाए, मेरी पार्टी का एक एमपी बन जाए, हमारे 2 एमएलए कहीं से निकल जाए, इससे ज्यादा छोटी बात कोई हो नहीं सकती आज के संदर्भ में। हम कहते हैं, व्यक्तिगत निस्वार्थ की बात करते हैं, कि आपको बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। लेकिन मैंने पता नहीं सार्वजनिक जीवन में देखा है, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, कि व्यक्तिगत लोग, इतने अच्छे लोग हमारे सार्वजनिक जीवन में हैं जो व्यक्ति के रूप में त्याग करते हैं लेकिन संगठन के लिए स्वार्थ करते हैं। मेरा झंडा, मेरी पार्टी, मेरा लेटर हेड, ये नहीं छोड़ूंगा, अपनी जान छोड़ दूंगा, पार्टी का लेटर हेड नहीं छोड़ूंगा। हमारी पार्टी स्वराज इंडिया ने लिख के फैसला किया 1-1.5 साल पहले कि इस वक्त देश के सामने इतना बड़ा संकट है कि सन 24 के चुनाव तक हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी का झंडा, लेटर हेड का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, केवल और केवल देश को जो बचा सकते हैं उनके पीछे खड़े होकर उनके साथ काम करेंगे। आज सब संगठनों को ये करने की जरूरत है, और अगर सब संगठन, मैं तो कहता हूं 50% अगर ये फैसला कर लें, इनकी कोई ताकत नहीं है। याद रखिए, बीजेपी अगर जीतती है तो इसलिए नहीं कि बीजेपी की ताकत इंडिया गठबंधन के पार्टियों की ताकत से ज़्यादा है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि बीजेपी के पीछे संघ परिवार खड़ा है, और इंडिया कोलिशन की पार्टियों के पीछे ऐसी कोई ताकत खड़ी नहीं हुई है। तो क्या करें? आप और मुझे ये भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आज मैं नहीं कहता कि हम इनकी आरएसएस बन जाएं, क्योंकि मैं आरएसएस की नकल नहीं करना चाहता।
लेकिन इन पार्टियों के पीछे जो समाज का समर्थन जुटाना है, वो काम मुझे और आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा आज दायित्व यही है, लोकतंत्र बचाने की यही शुरुआत है। कैसे करेंगे, इस पे 2 शब्द बोल के बात अपनी समाप्त कर दूंगा मैं। कैसे काम करेंगे? मेरा मानना है, हमारी लोगों की एक दिक्कत होती है कि हम सब अपना काम ऐसे तरीके से करते हैं कि वो छितरा जाता है अलग अलग दिशाओं में। मैंने सोचा अच्छा मैं नागपुर में काम कर लेता हूँ, कल गया कहीं पे नागपुर में 4 लोगों से बात करके वापस आ गया। नहीं, ऐसे नहीं, हमें भी व्यवस्थित रूप से काम करना होगा। भारत जोड़ो अभियान जो हमने बनाया, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद देश भर के जन संगठनों को जोड़ के हमने भारत जोड़ो अभियान बनाया। इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जैसा आप जानते हैं, मैं जीवन भर कांग्रेस की सत्ता से लड़ता रहा हूं। अगर लाठी खाई है और फ्रैक्चर हुआ है तो कांग्रेस की सरकार के ज़माने में ही हुआ है। लेकिन आज ये सब देखने का वक्त नहीं है, सबको बाजू में रखिए। भारत जोड़ो अभियान बना और 3 दिन पहले 29 तारीख को हमने उससे भी ज़्यादा संगठनों को जोड़ के जीतेगा इंडिया करके एक अभियान शुरू किया है। जीतेगा इंडिया बनेगा भारत, जीतेगा इंडिया बनेगा भारत नाम से अभियान शुरू किया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत कल 2 अक्टूबर को वर्धा में हो गई है। और उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, 1.25 लाख वॉलंटियर को देश में रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको डिप्लॉय करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या काम कर रहे हो। यही काम संघ परिवार वाले करते हैं, आरएसएस करते हैं, और कोई जादू नहीं है इन सब के काम के पीछे। 1.25 लाख लोगों को हम रिक्रूट करेंगे। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, कोई सामान्य पब्लिक नहीं है इस हॉल में, जैसा आपने कहा। हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 20-50 वॉलंटियर हैं। आप इशारा करेंगे 50 लड़के तो आ जाएंगे शामिल करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। तो हमें, आप इसे भारत जोड़ो अभियान कह लीजिए, जीतेगा इंडिया कैंपेन कह लीजिए, इस जीतेगा इंडिया कैंपेन में हम सब लोग जुड़ें। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जो संगठन जुड़ना चाहे, बस आप इस देश के संविधान की प्रिएम्बल में विश्वास करते हैं तो पर्याप्त है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, बस। और चौथी चीज़ मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसा कर सकते हैं उन सब को जोड़ के हम 1.25 लाख वॉलंटियर इकट्ठे करें। और वो वॉलंटियर क्या काम करेंगे? 2 काम करेंगे। एक, चुनिंदा लोकसभा मतदार क्षेत्र में जाके ज़मीन पे काम करेंगे, चुनिंदा में। ये नहीं कि मैं नागपुर में हूँ तो मैं नागपुर में काम करूँगा, नहीं। हो सकता है आपको कहा जाए कि अकोला में जाके काम करना है। कहाँ पे? जहाँ जहाँ कांटे की लड़ाई है और लगता है बीजेपी हराई जा सकती है, या बीजेपी हारी थी लेकिन इस बार जीत सकती है, इसकी आशंका है। जहाँ जहाँ कांटे की लड़ाई है, ऐसी 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी हम देश में सीट देखेंगे, 150, वहाँ पे सारी ऊर्जा लगाएंगे। तो एक काम तो ये करेंगे, और बाकी लोग सोशल मीडिया का काम करेंगे। ये जो बीजेपी वालों इनका होता है ना, रोज सुबह कोई ना कोई नया झूठ, उस झूठ की कोई काट तो करेगा भाई, है ना। इन्होंने तो फैक्ट्री लगा रखी है झूठ चलाने की। तो इनके झूठ के खिलाफ हमें सत्य शोधकों की एक जमात खड़ी करनी होगी। इनकी ट्रोल आर्मी है, हम ट्रुथ आर्मी खड़ी करेंगे। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक अच्छा भाषण देना मेरी नीयत यहाँ नहीं है। आपने ताली बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तालियां बटोरना मेरा काम नहीं है। इसके अंत में सिग्नेचर बटोरना मेरा काम है। कितने लोग कहेंगे कि हाँ, इस अभियान के लिए मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको 5 वॉलंटियर बताऊंगा, 10 लोगों को मैं खुद जोड़ूंगा, मैं खुद जुटूंगा। ये जो होगा उससे आज की बातचीत की सफलता मिलेगी, क्योंकि इस वक्त हम जिस संकट में हैं उस संकट से हमें यही काम बचा सकता है। एक अंतिम डायलॉग, क्योंकि इस सब को कहने सुनने के बाद लोगों के मन में रह जाता है कि क्या करेंगे, कैसे इन्हें हराएंगे।
बीजेपी वालों के पास सब कुछ है, इनके पास सत्ता है, ईडी का छापा मरवा देते हैं, आईटी करवा देते हैं, पुलिस इनके पास है, मीडिया इनके पास है, पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, हम क्या करेंगे? मैंने कहा था ना, डायलॉग है, फिल्म का डायलॉग है, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म का, है ना। अमिताभ बच्चन क्या कहता है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और छोटा भाई क्या कहता है? मेरे पास मां है। बिल्कुल यही स्थिति आज इस देश में है। इनके पास सत्ता है, मीडिया है, पैसा है, पुलिस है। हमारे पास इस देश की 5000 साल की धरोहर है। हमारे पास इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी की विरासत है, और हमारे साथ बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।